नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली कक्षा में हमने लहासा की ओर पाठ का प्रथम भाग पढ़ा, जिसमें हमने लेखक परिचय किया और पाठ का सार पढ़ा। आज हम मूल पाठ को पढ़ेंगे। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। लेखक कह रहे हैं जिस रास्ते से वो तिब्बत जा रहे हैं वो नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। फरी कलिंगपोंग का रास्ता बाद में खुला था, तो जब तक फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, भारत की भी सारी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। लेखक जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। इन किलों में कभी चीन की फौज रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। किले में कुछ भागों पर किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, तो कुछ भाग ज़रूर आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। लेखक आगे बता रहे हैं कि ऐसे ही उपेक्षा के भाव से पड़ा हुआ एक चीनी किला था। वहाँ पर हम चाय पीने के लिए कुछ समय के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी है और कुछ आराम की बातें भी। तिब्बत में यात्रा करने वालों के लिए कुछ कष्ट भी हैं तो कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। तिब्बती समाज का वर्णन करते हुए आगे राहुल सांकृत्यायन जी बता रहे हैं कि वहाँ तिब्बती समाज में जाति पाति छुआछूत नहीं है और न ही औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। अगर अत्यंत ही निम्न कोटि का भिखारी है तो लोग चोरी के डर से उसे घर में नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, नहीं तो अपरिचित हैं फिर भी आप घर के अंदर तक जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग में बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसको खोटी बोलते हैं, यानी नल लगा हुआ मिट्टी का बर्तन, उसमें बना करके चाय की रंग में बना करके चाय को, दूध वाली चाय को चाय के रंग में बना करके उस बर्तन में रख करके आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर के चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। अगर आपको डर है कि आपकी दी हुई सारी सामग्री, सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद ही जाकर के ओखली में, चौड़ी यानी ओखली में चाय मत करके आप खुद ही ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। उस उपेक्षित भाव से पड़े हुए चीनी किले से जब हम रवाना हुए, चलने लगे, तो एक आदमी
चुंगी लेने आया, राहदारी लेने आया। हमने वह दोनों चींटें उसे दे दी। चींटें एक तरह का पास हैं जो लेखक को एनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए मजिस्ट्रेट के हाथ की लिखी राहदारी जो लेखक ने अपने एक मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की थी, वो चींटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोंगला तिब्बती सीमा का एक स्थान है। तो लेखक बता रहे हैं शायद इसी दिन हम उस थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिकमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। सुमति लेखक का मित्र हैं। लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु हैं जिसका नाम लोबजंग शेख था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ यानी अच्छी बुद्धि वाला। अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति के नाम से पुकारा है। सुमति की वहाँ जान पहचान थी। सुमति बौद्ध भिक्षु हैं और उसकी वहाँ जान पहचान थी। जान पहचान के आधार पर ठहरने के लिए उन्हें उचित जगह मिली। लेखक यहाँ संबंधों का महत्व बता रहे हैं कि जान पहचान होती हैं तो ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल जाती हैं। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिकमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। लेखक ये भी बता रहे हैं कि 5 साल बाद हम इसी रास्ते वापस यहाँ आए थे, पर इस बार भिखारी के वेश में नहीं, एक सभ्य सुशिक्षित यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। उस वक्त हमें रहने के लिए किसी ने जगह नहीं दी। यहाँ संबंधों का महत्व लेखक बता रहे हैं कि पिछली बार जब जान पहचान थी तो हमें ठहरने के लिए उचित जगह मिली, लेकिन इस बार नहीं मिली। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि कई बार तो लोगों की मन की वृत्ति है, मन की स्वाभाविक स्थिति पर भी निर्भर करता है। तो हो सकता है लोगों की मनोवृत्ति के कारण उस समय हमें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। लेखक आगे बता रहे हैं कि खासकर शाम के टाइम लोग शराब जैसा नशीला पेय पदार्थ पी करके बहुत कम लोग शुद्ध बुद्ध को ठीक रख पाते हैं। होश हवास इन शुद्ध बुद्ध को दुरुस्त रखते हैं यानी ठीक रखते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। अब जिस स्थान को पार करना था वो सबसे भयंकर था, विकट था। तो डांडा तिब्बत में सबसे ऊंचा स्थान है और खतरे की जगह होती है। भयंकर डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। बहुत ऊंची जगह है, 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई है। इस कारण दोनों तरफ मीलों दूर तक कोई गांव का नामो निशान नहीं मिलता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। नदियों का जगह जगह मोड़ हैं और पहाड़ों के कोने हैं, इसलिए बहुत दूर तक आदमी दिखाई नहीं देते। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाएं तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती हैं, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। क्योंकि ये स्थान निर्जन हैं, यहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं रहते, इसलिए डाकुओं के लिए ये अच्छी जगह हैं और डाकू यहाँ
अक्सर लोगों का खून कर देते हैं। लेखक बता रहे हैं कि अगर तिब्बत के किसी गांव में खून हो जाएं तब तो खूनी को सज़ा मिल सकती है, लेकिन यहाँ निर्जन स्थान पर आदमी कोई मर भी जाता है तो उसकी कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। पहली बात तो सरकार गुप्तचर विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती, और अगर वहाँ गुप्तचर विभाग और पुलिस हो तो गवाह नहीं मिल सकते। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू पहले तो आदमी को मार देते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि उसके पास में कुछ पैसा है कि नहीं तो उनको भी खतरा रहता है, इसलिए आदमी को वो मार देते हैं। और आगे लेखक बता रहे हैं कि वहाँ हथियार का कोई कानून नहीं है, इसलिए लाठी की तरह लोग हाथ में पिस्तौल और बंदूक लेकर के फिरते हैं। पिस्तौल छोटी बंदूक होती हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। थोंगला तिब्बती सीमा का एक स्थान है जहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल इस गांव के पास में खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। लेखक कह रहे हैं हम तो भिखारी के वेश में थे, इसलिए हमें खून की परवाह नहीं थी। क्योंकि उस समय तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी भारतीयों को, इसलिए लेखक ने भिखारी के वेश में यात्रा की थी। लेखक बता रहे हैं कि हम भिखारी के वेश में थे, इसलिए हमें खून की उतनी परवाह नहीं थी। और जहाँ डर लगता और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कूची कूची, दया दया, एक पैसा कह करके भीख मांगने लगते। आगे लेखक बता रहे हैं कि अगर हमें कहीं मरने का डर भी होता तो एक भिखारी की सूरत बना लेते, हम टोपी उतार लेते और जीभ निकाल करके दया दया, एक पैसा, जैसे भिखारी करता है वैसे हम कह करके भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते? चूँकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, 16-17 हज़ार फीट थी, तो पीठ पर सामान लाद करके नहीं जा सकते थे। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। लेखक ने अपने मित्र से कहा कि यहाँ से लंगकोर जाने के लिए हमें 2 घोड़े कर लेने चाहिए, जिस पर हम अपना सामान भी रख लेंगे और आगे बढ़े चलेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।